इतने बच्चे कह रहे थे 2028 की तैयारी कैसे करूं, क्या करूं। मैंने कहा यार ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि ये यूट्यूब की कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो उठा के देख लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा आज एक एक चीज पे काम करेंगे अपन। सिलेबस देखा तो मैं सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ एक लर्नर को, यार सिलेबस ये तो पढ़ लेगा, फिर कनेक्शन कैसे बनेंगे। तैयारी लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे करो, रियलिटी में जब आप सिलेबस को उठाओगे ना समझ नहीं बैठती। पीवाईक्यूज के साथ एनालिसिस करके नोट्स किस तरह से तैयार होने चाहिए, तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तुम कॉलेज में हो, जॉब हो, फुल टाइम कर रहे हो, 2028 में देना होगा, आने से 1-2 साल पहले एग्जाम, मतलब उसके बाद देना हो एग्जाम। यार ये वीडियो को तुम शांति से देखो, एक बार पेन कॉपी रख लो। एक चीज और बताऊंगा कि तुम्हें लग रहा है कि अगर मान लो टाइम जा रहा है, तुम 2x पे देख लो। टाइम टेबल से लगा के, रूटीन से लगा के, बुक लिस्ट से लगा के, रिसोर्सेज से लगा के, नोट्स, और सबसे बड़ी बात ये जो प्रीलिम्स मेंस की कहानी है और सिलेबस को एनालाइज करके तक पहुंचने की कहानी, सब बताऊंगा। शुरू करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस से सब्जेक्ट कंप्लीट क्या होता है ना। तो सिलेबस से सब्जेक्ट कंप्लीशन तक, टाइमलाइन से टाइम टेबल तक, साल में कब तक कंप्लीट करना है, क्या चीज होनी चाहिए, कब प्रीलिम्स कब मेंस, सारी चीजें पूरे टाइम टेबल के साथ, दिन का, पूरे महीने का, साल का। नोट्स मेकिंग से रिवीजन तक की कहानी, बुक लिस्ट से रिसोर्सेस तक सारे जो भी हैं, करंट अफेयर्स से मेंस का पूरे आंसर राइटिंग का पूरा फ्रेमवर्क, जीएस से ऑप्शनल तक की कहानी। और मैं तो कह रहा हूं आज जहां तुम खड़े हो, बैठे हो, सुन रहे हो, आज से सिलेक्शन तक की पूरी जर्नी मैं तुमको बताने वाला हूं क्या करना है बेटा। तुम 2x पे देख लो वीडियो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बट शांति से एक बार देखो। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाऊंगा, हमें मालूम है कि सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें मालूम है पेपर 1 जीएस का होता है, जिसमें करंट इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस के कुछ पार्ट, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर वाले इश्यूज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक, बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, ये सारी चीजें, ठीक है। पेपर 2 में अपना जो है एप्टीट्यूड वगैरह रहता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बाकी वो नो डाउट आपको दोनों पेपर ही देने होंगे, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये जो है आपका पूरा इससे कट ऑफ डिसाइड होगा। अब बात करेंगे मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में हम 2 पेपर्स की बात कर रहे होते हैं सबसे पहले तो, जिसमें पेपर ए, पेपर बी, ये क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। इसमें एक भी हम जो है एक भारतीय भाषा जो है इंडियन लैंग्वेज, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसको सिलेक्ट करना होता है। पेपर बी इंग्लिश, ये 300 मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद में मेरिट के लिए जो काउंट किया जाएगा, एक तो सबसे पहले ऐसे राइटिंग पेपर 1, उसके बाद में फिर आप आ जाओ GS1, GS2, GS3, GS4, 4 जीएस के पेपर, उसके बाद में ऑप्शनल के 2 पेपर, उसके बाद ये सब पूरा टोटल आपका मेंस का करीब करीब जो है आप देखोगे तो 1750 का आपको 250 के मार्क्स के जो है पेपर्स रहेंगे। और उसके बाद में फिर ये पर्सनालिटी टेस्ट का हो गया, ये लगभग ओवरऑल काउंटिंग हो गई मेंस की आपकी, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ये जो 300 की कहानी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक ये सबको पता होता है, ये जिनको नहीं पता एक बार सिलेबस आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ, और इजी करने के लिए ये एक बार आप देख लो कि इसमें जो नीले सब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में ही सिर्फ आएंगे, ठीक है। और बाकी के ये जो है ये प्रीलिम्स के लिए काम के हैं। और ध्यान रखना वाइट जो है दिखाई दे रहे हैं तुमको, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। वाइट वाले प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए, और ये सिर्फ ओनली मेंस के लिए। जैसे एथिक्स हम प्रीलिम्स में नहीं देते हैं, एज अ राइटिंग वो सब मेंस का, डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का आंसर राइटिंग में काम आता है। तो ये आपके सब सिलेबस है कि आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले जब आप सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सिलेबस पहले हमें डिमांड समझनी पड़ेगी, भाई ये पूछ क्या रहा है। तो एक सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं मेंस का। जैसे ज्योग्राफी को आप देखते हो तो उसमें लिखा रहता है फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इस तरह के। अब लोग कहते हैं सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, मतलब पढ़े कैसे, क्या करना, क्या ये पढ़ लिया, रीड कर लिया, अब आगे क्या करें। तो आप एक एक चीज को समझो कि वो कह रहा है वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या चीज आएगी, कौन बताएगा मुझको, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको बताना होगा दुनिया भर में, ठीक है। अभी कैसे पता लगेगा कितना क्या पढ़ना है इसमें। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में अभी हमारी फ्री क्लास जैसे चल रही है कि भाई इसमें हमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लिथोस्फीयर के बारे में, स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखते हो तब समझ में आता है। अगर जैसे मान लो आप हिंदी मीडियम के भी बच्चे बैठे हो, तो हिंदी मीडियम वालों को भी मैं अगर कहूंगा तो देखो उसमें क्या लिखा है, विश्व का भौतिक भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्ली, और फिर मुख्य प्राकृतिक संसाधन का वितरण। अब ये जैसे पहला वर्ड, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि इसमें क्या लिखा है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद में आप आगे भी आओगे तो नेचुरल रिसोर्सेज में नॉर्मली आप रिसोर्स फैक्टर की बात करते हैं हम, नेचुरल रिसोर्स में फिर मान लीजिए, फिर ये अगला देखो एक लिखेगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। तो
जब आप 2-3 बार रीड करोगे ना तो कीवर्ड्स पकड़ने में आ जाएगा। अब जैसे रिसोर्सेज को देखा अपन ने, मान लो एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, अब आपने देखा ये प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन है बेटा। अब जैसे वो बोल रहा है कि भाई सोलर एनर्जी जनरेशन में जो है क्या इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऑयल रिजर्व्स का जो है, मतलब जो भी तेल के संसाधन है उसके बारे में, वो भी एक तरह से हमारे लिए रिसोर्सेज हो गए। विंड एनर्जी भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज हो गई, ठीक है। उसके बाद में वो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद में आर्कटिक रीजन के रिसोर्सेज के बारे में पूछ लिया। ध्यान देने वाली बात क्या थी इसमें, क्या लिखा था, कई बार आप देखोगे रिसोर्सेज जो है वो वर्ल्ड के भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के एस्पेक्ट में। तो ये शब्दावलियां ना आपको कई बार पढ़नी पड़ेंगी। जैसे ये अभी बता रहा था ना मैं संसाधनों के बारे में, तो वो क्वेश्चन हिंदी के भी अगर मैं दिखाऊं आपको कि ऊर्जा के संसाधन में अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पवन ऊर्जा की बात कर ली, तो ये क्वेश्चंस को एक बार आप देखो। तो अब कोई बच्चा कहेगा ना कि सर मुझे पढ़ाई कैसे करनी, तैयारी कैसे करनी, तो वो आपको समझ में आएगा सिलेबस से। क्वेश्चन को आप जब पकड़ोगे तो डिमांड आपको समझ आएगी। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने लिखा है कि वाटर बॉडीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वाटर बॉडीज जो है काफी ज्यादा, उसमें आइस कैप्स मतलब ग्लेशियर्स को लेके वो बात कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिखाते हूं मैं आपको। जैसे इंडस्ट्रीज में इसमें एक अगर कीवर्ड आप देखोगे इधर, यहां पर ध्यान दोगे तो कीवर्ड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में बात कर रहा है वो। तो इंडस्ट्रीज में भी आप देखोगे तो क्वेश्चन आ रखा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स। तो एग्जाम में काम का क्या है वो आपको क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे अभी वाटर वाला वर्ड था, तो देखो वाटर प्रॉब्लम को लेके क्वेश्चंस आए हैं कुछ, कि भाई वाटर स्ट्रेस क्या होता है, जो हमारे जल संसाधन है वो कम हो गए हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रेश वाटर रिसोर्स की समस्याएं आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज से पानी पर जो है समस्या। इनको जब तक तुम 3-3, 4-4 बार नहीं पढ़ोगे ना, ये जिस दिन पढ़ लिया तुमने तो तुम्हें एनालिसिस समझ में एक बार आ गया। वो कौन करा के देगा, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन से तुम्हें चीज समझ में आई, अच्छा भाई पूछ क्या रहा है ये। लेकिन तुमने सिलेबस अलग से पढ़ा, फिर अलग से जाके क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ नहीं होना। इन दोनों का ये जोड़, समावेश बहुत जरूरी है। और सेल्फ स्टडी में कई बार बेटा ये मिसिंग हो जाता है, मैं तुमको बता रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि आसान, मतलब ये सेल्फ स्टडी में नहीं हो सकता। यहां पर एक्चुअल में हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले टीचर से पढ़ो, एजुकेटर से पढ़ो, जिनके पास अनुभव है उनसे पढ़ो। मैं एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम 2028 में एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हो ना बेटा, मतलब अभी तक ऐसा अनअकैडमी ने सोचा ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, और अगर आपका एग्जाम मतलब प्रीलिम्स निकल गया ना, फीस पूरी वापस। और है सर, मतलब तो आप खुद सोचो, तुम तैयारी अगर करोगे तो एग्जाम निकालने के लिए करोगे ना, तो इतना तो कॉन्फिडेंस हो गई, पढ़ाने वालों पे भी इतना कॉन्फिडेंस है कि निकलेगा ये एग्जाम आपका एग्जाम अगर निकल जाएगा, पूरी फीस वापस प्रीलिम्स की। और अगर नहीं निकला कि नहीं यार सर कि अब पता है हमें अनसर्टेनिटी इतनी है, तो तुमको 1 साल का और जो है एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आप देखो कि सिलेक्शन अगर हो गया, आपका प्रीलिम्स भी निकल गया, मैं कह रहा हूं फीस वापस। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बिल्कुल क्या ले आए आप। मैं बता रहा हूं बेटा, ये जब इतने सारे क्वेश्चंस की जो डिमांड तुम देख रहे हो, इसमें सपोर्ट लगेगा तुम्हें। टाइम खराब करने के, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 12 महीने तो फ्री मिल ही जाएगा। मतलब आपको 12 महीने में, पूरे 12 महीने 24 महीने, मतलब 18 महीने का एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 18 महीने और फ्री हो गया, 36 महीने का हो गया। अगर कॉलेज में हो तो फिर तो ये सब्सक्रिप्शन पे जाओ। ये 100% फीस रिफंड है प्रीलिम्स निकलने के बाद। और अगर नहीं निकला तो आप अश्योर के लिए एलिजिबल हो। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन समय में आपको 12 महीने में, मतलब ये 24 महीने में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 500 घंटे से ज्यादा कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। 30-35 टेस्ट देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करी और फिर हमारा 1 साल सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो। नहीं, पढ़ने वालों की कद्र होगी भैया यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल नहीं तो आपको नॉर्मल सिर्फ 12 महीने का लेना है तो वो तो सेक्शन 999 है ही ऑफर। ये सब अलाउ हो जाएगा SGYT10 कोड से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि डायरेक्ट ये प्राइस तो है ही, लेकिन अगर आप 1 साल, मतलब पूरा 12 महीने का जो 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, ये वाला 24 महीने वाला, ये और 18, अगर ये प्राइस पॉइंट पे आप लेते हो, मैं कह रहा हूं अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल लोगे 100% रिफंड हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, बट आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी प्रॉपर। वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी कि भाई 500 से ज्यादा आपको घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाई नहीं करी और ये सारी चीजें। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले ये सारी चीज की बेटा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रिक्वायरमेंट देखो आप, जैसे ये रिसोर्स, वाटर रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे थे हम, वाटर कंपोनेंट की बात कर रहे थे। नदियों के जोड़ने से क्या मतलब, एक तरह से क्या एक्चुअल में सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, किस तरह से हम ड्रॉट, फ्लड और नेविगेशन की प्रॉब्लम्स पर हम लोग जो है कमांड पा लेंगे। तो ये जब आप
इन व्हाट वे कैन फ्लड कैन बी, देख रहे हो बाढ़ को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन में, सिंचाई में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी जब आपने देखा होगा तो इतना पानी फिर कहां गया भाई, और ऐसे तो हमें पानी की कमी पड़ती है। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को हमेशा देखें, कीवर्ड्स पकड़ना है। पहले आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 सिलेबस पे जाओगे, फिर सब्जेक्ट पहचानोगे कि अच्छा ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के सारे पीवाईक्यूज उठाओगे, 2-3 बार रीड करोगे तो इस तरह की कैटेगराइजेशन होता है। हालांकि जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हो ना बेटा, तो ये सारी चीजें तुम्हें अवेलेबल करा दिया। जैसे मान लो एक थीम ही बताऊं मैं आपको, बेसिक थीम बताऊं एक, कि जैसे ये मिनरल्स वाला है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो ये बच्चों को मैंने पूरा कैटेगराइज करके दे दिया है कि यार तुम जो है पूरे मिनरल्स के जितने क्वेश्चन है, इंडस्ट्री के क्वेश्चन एक जगह ले लो, उसको लेके सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में कि कैसे पढ़ना है, मेंस का पूरा, ये इसमें कुछ भी प्रीलिम्स का नहीं दिखेगा, प्रीलिम्स तो सामान्य चीजें हम नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, मेंस का सब पूरा डेटा सेट्स कि भाई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लें, एनवायरमेंट फैक्टर्स की बात कर लें अपन, उसके बाद में जैसे कहां पर एग्जाम्पल, अगर समस्याओं की बात है तो हम एग्जाम्पल देंगे कि भाई बेल्लरी रीजन की समस्या है, नेमागिरी रीजन के, और फिर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में ब्रेक डाउन कर दिया, आपके इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या किन किन बातों का लिखना है, तो सारे पीवाईक्यूज कंटेंट के हिसाब से जो है अपन ने एक तरह से सारी चीज, ये सब आपको मेंस का और ये सब प्रीलिम्स का सारे नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा सब्सक्रिप्शंस में, आपको ये सारी चीजें, मतलब इतना मुझे भरोसा है कि तुम्हारा एग्जाम क्यों निकलेगा उसके पीछे मैं बता रहा हूँ, इसलिए रिफंड प्रोसेस की बात करिए भाई। अब जैसे कोल गैसिफिकेशन नई टेक्नोलॉजी, तो करंट वाली चीज भी अपन इसके साथ अलाइन कर देंगे। ऐसा ये नहीं इंडस्ट्री है, वाटर का भी जैसे मैं कंपोनेंट बता रहा था, ये सारी चीजें तुमको जो है इसमें मिल जाएंगी। खैर, लेकिन सर मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी, ये करना है वो करना है, तो अब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे तो देखो, कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो सब्सक्रिप्शन था, देना था आपको, तो आप ये दिखा रहे हो। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप खुद सोचो, ये तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना आपको। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ये नोट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे एक ना एक दिन, आपको वही 8-8 10-10 घंटे एक एक टॉपिक में निकालना पड़ेगा। अब वो तो मेरा काम है, जिम्मेदारी है, तो मैं करके दूंगा ही आपको। मेरी बात समझ में आ रही? तो आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के तो तैयार करना, क्योंकि 7-8 मिनट में अगर आपको आंसर लिखना है तो उसके पहले दिमाग में कितनी प्रोसेस चाहिए। आप डिमांड को समझो पहले एग्जाम की, और वो डिमांड तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन पेपर से ही बेटा समझ में आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरी बात, ये और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, नए बैच जो है ना 16 तारीख से चालू भी हो रहे हैं, और इस बार रैंक वन अनुज अग्निहोत्री जी ने भी अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा था। उन्होंने ज्योग्राफी, इकोनॉमी से सब्जेक्ट कवर किए हैं यहां से। जी हाँ। अब बात करेंगे हमारे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है हमें। तो देखो अभी तुम बैठे हो बेटा जुलाई में, अब मैं बात कर रहा हूं कि आपका सिलेबस करने की, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो किस तरह से तुम्हें चलना चाहिए। आप मेरे से एक गाइडेंस अगर लेना हो तो सबसे पहले लो कि अपनी जब पढ़ाई चालू करो तो सब्जेक्ट की शुरुआत ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से ही चालू करना। सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हो तो आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। ठीक है, कैसे सर? तो सबसे पहले जुलाई अगस्त से आप स्टार्ट करो, अपने जुलाई अगस्त सितंबर तक आप ज्योग्राफी और पॉलिटी का, मतलब 3 महीने कम से कम आप ज्योग्राफी पॉलिटी को दो। दिस इज फॉर 2028 वाले बच्चों के लिए आपने ये किया। फिर आप अक्टूबर, मिड अक्टूबर से इकोनॉमी, हिस्ट्री, मैं बीच में थोड़ा बफर छोड़ रहा हूँ, कॉलेज वगैरह जाना पड़ा आपको अगर, तो वो सब, तो अब आप अक्टूबर नवंबर के आसपास तक जब जाओगे तो आप इकोनॉमी और हिस्ट्री करो। अब यहाँ पर इस स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने प्रायोरिटी रखी है ज्योग्राफी, पॉलिटी और उसके बाद में इकोनॉमी और हिस्ट्री, फिर चौथे नंबर पे हिस्ट्री आएगा। ये चलेगा आपका कम से कम दिसंबर तक। तो अब आज से आप दिसंबर तक का टारगेट ये करो कि ये 4 मेन सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाए। कौन से? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये पढ़ें तो जैसे मान लो आप इकोनॉमी चालू करोगे, हिस्ट्री चालू करोगे, तो ये 2 हो गए, तो पूरा ध्यान तुम्हारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां जब हो जाए तो इनके क्वेश्चन जरूर लगाते रहो, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी के तो पकड़ में रहेंगे, भूलोगे नहीं। तो इन दोनों को, तीनों को, दोनों को पढ़ने में ये सब भूल जाओगे। तो जब अगर आप ये पढ़ रहे हो, दिन में 2-2, सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, शाम को एक पढ़ रहे हो, तो शाम को सोने से पहले 3 दिन ज्योग्राफी के एमसीक्यू कर लिए, 3 दिन इसके कर लिए, ये कर लो आप। इसके बाद में फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपका जनवरी आ जाएगा 2027 वाला ईयर, है ना। तो आप जनवरी से शुरू करना, जनवरी से करंट अफेयर्स भी पढ़ना चालू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको समझ में आने लगेगा तब तक बढ़िया से, या तो न्यूज़पेपर इंग्लिश वगैरह ठीक हो, अब न्यूज़पेपर चालू कर दो। अगर आपका मीडियम हिंदी और इंग्लिश ठीक नहीं है, कनेक्ट नहीं होती, तो आप यूट्यूब से भले एजुकेटर्स, अब देखो सब्सक्रिप्शन लोगों सारी चीजें हैं, नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो फिर आपको यूट्यूब पे एजुकेटर्स देखने पड़ेंगे जो डेली न्यूज एनालिसिस कर रहे हो, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर लो, है ना। एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस टेक, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 2 महीने में आप जो है इसको कंप्लीट करें, जनवरी और फरवरी में। फिर आप आ जाओगे मार्च में, एक नई चीज आपको यहाँ पर एडिशनल दिखाई दे रही है, ऑप्शनल, 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 ऑप्शनल। जुलाई तक आपका ऑप्शनल चलेगा और एक एक सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, गवर्नेंस, फिर आईआर, फिर सोसाइटी, फिर एथिक्स, और एथिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, यहां तक करंट अफेयर चले ही आ रहा है।
अब आप यहां से अपनी आंसर राइटिंग दोबारा अपने को चालू करनी है, ठीक है। तो जुलाई से मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर अब क्या पेपर हो जाएगा आपका प्रीलिम्स लास्ट नेक्स्ट ईयर वाला, उससे और आइडिया लग जाएगा और नई चीजें समझ में आ जाएंगी क्या करना है क्या नहीं करना। उससे अपना फिर एक बार रिवीजन भी चालू हो जाएगा। देखो ज्योग्राफी का रिवीजन चालू हो गया, एक एक महीने आप रिवीजन चालू कर दो आंसर राइटिंग के साथ, और दोबारा से आपकी पूरी प्रोसेस चालू हो जाएगी। फिर आप सितंबर में साइंस टेक उठा लो, एथिक्स, ऐसे जो भी सारी चीजें हैं आपकी एज इट इज आप यहां पर अगले महीनों में प्लान कर सकते हो। बट साथ में ये देखो रिवीजन भी आपका चालू हो गया है, ये रिवीजन भी चालू हो रहा है और इनकी आंसर राइटिंग भी पैरेलली चलती आ रही है, ठीक है। तो मतलब 2027 में जून के बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है और इसके पहले तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कब तक? जैसे आंसर राइटिंग यहाँ रिवीजन चालू कर रहे हो आप, तो जून में इसके पहले तक आपके मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये करने के बाद फिर आप आ जाओ 2027 का, फिर आएंगे आप 2028 में जो आपका एग्जाम ईयर होगा, लगभग आईआर वगैरह एंड तक चलेगा, एक फाइनल आपका रिवीजन। इसके बाद से फिर आप टेस्ट सीरीज पे आ जाओ। करंट अफेयर्स तो हर महीने चलना है, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर सीसेट का क्या करूं? अब सीसेट अगर आपका मान लो काफी कमजोर है तो मैं तो कहूंगा कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से चालू कर दो 2027 वाले टाइम पे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर का कम से कम 6-7 महीने 8 महीने पहले ही चालू करना। आप देख लो सीसेट चालू हो चुका है, करंट अफेयर्स हर महीने चल रहा है। फरवरी से टेस्ट सीरीज बढ़िया लगाते रहो आप, और ये पूरी टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी इसमें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2028 में जो रिवीजन का टाइम आपका जनवरी से एक्चुअल में चालू हो जाएगा। तो आप हिस्ट्री पॉलिटी पहले लें, फिर इकोनॉमी ज्योग्राफी की मेरी जो फाइनल सीरीज आती है, मृणाल सर की विन सीरीज आती है, वो आप कर लेना 2028 में, क्योंकि इसमें सब हम करंट भी कवर करा रहे होते हैं। फिर आप अप्रैल में आके फिर से एक बार सभी मेन सब्जेक्ट्स का दोबारा से, मतलब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च में एक रिवीजन, फिर अप्रैल मई में फिर से एक रिवीजन सभी सब्जेक्ट्स का, और फिर मतलब मई एंड तक कि 8 दिन, 6 दिन, 4 दिन। तो आप जनवरी से मान के चलो मिनिमम आपको 2 रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे। ये 2028 की बात कर रहा हूं। तो आराम से शांति से स्क्रीनशॉट ले लेके भी देखोगे तो आप पूरी प्रॉपर, मैंने आपको ईयरली पूरा फ्लो चार्ट बता दिया। हर दिन आपका टाइम टेबल कैसा होगा? अगर आप फुल टाइम लर्नर हो तो आपको 2 जीएस लेके चलने, जैसे मैंने ज्योग्राफी पॉलिटी की बात करी थी, तो आपका 1-2-2.5 घंटे का ज्योग्राफी का, 2-2.5 घंटे का पॉलिटी का। थोड़ा ब्रेक ले लो। दिन में आपको लगे जनवरी से अगले साल से न्यूज़पेपर भी ऐड हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। थोड़े बहुत आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको एक स्लॉट बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन वगैरह आप कर सकते हो, जैसे आपने जो भी पढ़ा उसका ब्लैंक पेज पे जरा प्रैक्टिस कर लो बेटा, अच्छे से शाम में प्रैक्टिस कर लो। तो अगर इसको पूरा समराइज करूं आपके लिए, तो आप बढ़िया से क्या काम कर सकते हो इसमें, एक जीएस का एक स्लॉट, दूसरा जीएस का, मतलब ये एक स्लॉट, ये एक स्लॉट, ये करंट अफेयर्स के लिए और नोट्स बनाने के लिए और रिवीजन प्लस एमसीक्यूज बनाने के लिए। मतलब आपको कम से कम 5 बार तो बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कुछ चीजें आप सुबह डिवाइड कर लो, कुछ शाम को डिवाइड कर लो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कोई बच्चा कह रहा है मुझे कॉलेज जाना है, मैं जॉब करता हूं, मान लो कॉलेज भी जाना और जॉब करता हूं, कॉलेज का टाइम ज्यादा है, तब क्या करूं? तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठ के आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आई बात समझ में, और शाम को आके आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और सैटरडे संडे में आप रिवीजन कर सकते हो। सैटरडे संडे में आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि सुबह एक सब्जेक्ट, और इसमें भी जो टफ है उसको सुबह कर लो और रात में थोड़ा इजी कर लो। और नोट मेकिंग वगैरह जो है, ये सारी चीजें अगर आपको लग रही हो तो ये भी वही होगा, मतलब ये सुबह 3 घंटे, शाम को 2-2.5 घंटे निकालने पड़ेंगे आप। अब ये 5:30 बजे नहीं उठते बन रहा है, 4:30 बजे उठ जाओ। अब सोचो कि मैं 6 बजे उठ जाऊं, क्या? मत करो, परेशान मत हो तैयारी में, या तो फिर वो अच्छे से कॉलेज ही कर लो आप। तो जॉब भी कर रहे हैं तो सुबह उठना पड़ेगा आपको, मेरा मतलब ये है। तो ये इस तरह का एक बेसिक टाइम टेबल आप लोग रख सकते हो, आई बात समझ में। तो अभी इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपको कुछ भी हो जाए नोट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। नोट्स की स्टेप्स बता देता हूं मैं। पहले आप टीचर से पढ़ो कोई भी टॉपिक, उसमें फिर सेकंड स्टेप है आप आराम से जो भी सोर्स बोला होगा, नोट्स बोले होंगे या कोई भी बुक बोली होगी, मान लो बुक बोली है या कोई टीचर ने नोट्स दे दिए हो या आपने क्लास नोट्स बना लिए हो, कुछ भी हो, उसके बाद पढ़े आप। हम क्या करते हैं, पहले पढ़ लेता हूं फिर क्लास में अच्छा लगेगा, नहीं, पहले आप टीचर से पढ़ लो, चीजें इजी हो जाएंगी। फिर आप रीडिंग करो, फिर अपने शब्दों में उस टॉपिक के कीवर्ड्स लिखो, शॉर्ट में, लाइन मत बनाना, बड़ी बड़ी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, वो तो इसमें लिखा हुआ है। आराम से शॉर्ट नोट्स बनाओ और इनको फिर आप रिवाइज करो। अब आपसे रिवीजन क्यों नहीं होता? रिवीजन इसलिए नहीं होता कि कुछ भी नोट्स नहीं है आपके पास। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो रिवीजन करने के लिए, जो सर ने आज पढ़ाया उसको आपने रीड किया, अपने शब्दों में शॉर्ट में लिख लिया। शाम को सोने से पहले
ब्लैंक पेज लो, कोरा पेज, और जो तुमने पढ़ा है या जो यहां तक लिखा था उसको बिना देख के एक बार लिखने की कोशिश करो, परमानेंट याद हो जाएगा, परमानेंट। सोचो ना, ब्लैंक पेज, जीवन की सच्चाई सामने आ जाएगी कितना पढ़ रहा हो, और अगले दिन से तुम और स्ट्रिक्ट हो जाओगे दिमाग से कि अरे नहीं, मुझे शाम में ब्लैंक पेज लिखना। इनको अच्छे से लिख दोगे अगर, तो बस हर 3-4 दिन में ब्लैंक पेज उठा के पेज पलट लो, वैसे सब कुछ रिवीजन पर रहेगा। प्रोसेस थोड़ी सी टफ है, मुझे पता है, बट ये एग्जाम की डिमांड है सर। मतलब सिर्फ पढ़ पढ़ के ही आगे बढ़ते गए कोई फायदा नहीं, आपको रियलिटी ये काम करना पड़ेगा। तो नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन का क्या है, टाइम टेबल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो सब मैंने अभी बताया आपको। फिर बच्चे कहेंगे सर मेरा ऑप्शनल का क्या करूंगा मैं बार बार ये स्लाइड सबसे कॉमन देखते हो आपको आपका तो बैकग्राउंड जो कॉलेज में आपने किया है ग्रेजुएशन, वो सब्जेक्ट ले लिया आपने, या तो ऐसा भी हो सकता, नहीं तो आप इंटरेस्ट देखो फिर, और इंटरेस्ट से ज्यादा बड़ी चीज जो होगी वो टीचर होगी, रिसोर्सेस। आप सेल्फ स्टडी के नाम पे यहाँ थोड़ा सा पढ़ लिया, वहां थोड़ा सा पढ़ लिया, सिर्फ समय खराब होगा, मैं कह रहा हूं। क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो गई कि तुम्हें एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जिसने अपने 8 से 10 साल एक ही सब्जेक्ट में लगा दिया, उसको कैसे आसान करे उसमें लगा दिया। आप सोचो एक बार, मतलब इसमें मत सोचो कि मैं सेल्फ कर लूंगा, ये कर लूंगा। मुझे मालूम है बेटा, बहुत समस्याएं, बहुत जीवन में तकलीफें हैं, बहुत मजबूरी है, लेकिन आप भले ही एकदम जहां से जितना कम प्राइस वाली चीजें वो कर लो, बट आप हेल्प लो, करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे भी फिर आप ठीक से सर्च करो चीजें, मेहनत करो थोड़ी, ठीक है। मतलब उसमें उसको परेशानी मत बनाओ अपनी, मेरा ये कहना। जैसे लाइव क्लास में तो मैं बिल्कुल, ये मैं 1 पेजर के नोट्स की ऐसे डेमो बता रहा था, इस तरह से आपको, जैसे ये रॉक को लेकर मैंने नोट्स बनवाए कि एक पेज में पूरा इग्नियस रॉक खत्म, इसको जब भी देखूंगा पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ऐसा आपका ब्लैंक पेज और इस तरह के नोट्स तैयार होने चाहिए, खुद के अपने शब्दों में लिखे हुए। आई बात समझ में? फिर बच्चे कहेंगे सर वो सीसेट का क्या करेंगे हम, सीसेट का भी बता देते। देखो सीसेट में भी मैं बता रहा हूं, कहने के लिए अपने लिए क्या है, वो प्रीलिम्स में आएगा बट क्वालिफाइंग हम बोलते हैं। बट आप बेटा पिछले 4 साल के पहले पेपर देखो, 4 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, यू विल रियलाइज कि पेपर कंपेरेटिवली बहुत टफ आ जाता है। तो उसमें से तुम पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं बार बार, और हर एक टॉपिक को उठा के आप कम से कम 8-8, 10-10 दिन तक पढ़ो। इन जनरल पता है मुझे कि एप्टीट्यूड मैथ्स आ रहा है ना, तो आप स्टार्ट करो कि बेसिक, मान लो आपने न्यूमरेसी पे स्टार्ट किया, या आपने सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से स्टार्ट किया, या मान लो परसेंटेज से चालू किया, तो परसेंटेज 1-2 दिन मत पढ़ो, आप 8 से 10 दिन पढ़ो, उसके सारे वेरिएशन जो हो सकते हैं क्वेश्चन के वो पढ़ो। 10-10 दिन लो आप एक एक टॉपिक में। एसएससी के क्वेश्चन, ऐसा जितने भी आपके एसएससी हो गया एग्जाम हो गया, बैंक पी हो गया, अच्छे स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें। बेसिकली आपको अपना एप्टीट्यूड ठीक करने के लिए 10 प्रकार के क्वेश्चन तो लगाने होंगे, 10 जगह से लगाने होंगे, ये एफर्ट आपको करना होगा। आप कहीं से इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी सीट तक लिमिटेड मत रहो, आप अपनी कैलकुलेशन, अपनी एक्यूरेसी, अपनी उस पर काम करो, और फिर ये पेपर्स को सॉल्व करो। तो सीसेट में जो गलती हम क्या करते हैं, 2 दिन ये पढ़ लिया, 2 दिन ये पढ़ लिया, 2 दिन ये पढ़ लिया, 2 दिन, मैं कह रहा हूं ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप एक टॉपिक उठाओ और 8-10 दिन तक खगाल लो उसको, क्योंकि तुम 2028 में पेपर दे रहे हो, तो अभी यूज करो टाइम। ये मत सोचो कि 2 साल बाद पेपर देना है तो तैयारी अभी धीरे धीरे कर, नहीं, एकदम डिफेंसिव मोड में करो, मजेदार तरीके से, बिल्कुल टाइम पास की जरूरत नहीं। शॉर्ट अगले उसमें अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप ये नहीं कर सकते कि अभी बहुत टाइम है। मैंने बताया आपको कम से कम 3 रिवीजन लगेंगे सर, अच्छा खासा 3 रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज करो आप अच्छे से। तो सीसेट के बारे में हमने देखा, नोट्स मेकिंग बताया कैसे करना है, टाइम टेबल बताया, सिलेबस कैसे करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी, एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है। और मैं ये जो तुम्हें बताने आया हूं, ये इसको भी आप एक बार सोचना, एक सेकंड थॉट देना कि यार सिलेक्शन हो गया, मेरा प्रीलिम्स फीस पूरी वापस हो रही है, मेरी नहीं हो पाए तो मुझे 1 साल और मौका मिल जाएगा। तो इसका आप बेनिफिट लो बेटा, इसका बेनिफिट लो। मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑफर नहीं आने वाला इस तरह से। अनअकैडमी ने मतलब पता नहीं, मतलब भाई फायदा लो, मतलब यही कहूंगा आपसे। ये डिस्काउंट कोड है मेरा SGYT10। और क्या डाउट है ये चीज मुझे बता देना। अब मैं बुक लिस्ट की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। इस बुक लिस्ट की तरफ अगर आपको खुद को, जो नए बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखो ज्योग्राफी को अगर आपको पढ़ना है तो उसमें क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली NCERT है, फिजिकल ज्योग्राफी वाली और इंडियन ज्योग्राफी वाली, वो आपको अच्छे से करनी है। फिर आपको लग रहा है कि 12th की पढ़ना है तो 12th की पढ़ लेना, लेकिन वो बहुत जरूरी है। इसमें एडिशन अगर आपको करना है तो मेरी जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है अमेजोन पे मिल जाएगी आपको, वो उसमें भी काफी कुछ मैंने ईजी कर दिया है चीजें। फिर आपकी जो मेरी मैपिंग की क्लास है इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, 30-35 लेक्चर्स हैं, बिल्कुल फ्री में दिए हैं, वो पढ़ लो बेटा। रोज NCERT की क्लासेस चल रही, वो कर लो, ठीक है।
प्लेसेस इन न्यूज़ के वीडियो आते हैं वो करो। ऑप्शनल लेवल का भी कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा यार अभी देखो मैंने तुमको मेंस के क्वेश्चन दिखा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती हैं चीज़ें। इन्वायरमेंट में भी ये एक यूनिट है प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये करो। न्यूज़पेपर में बहुत ध्यान दो, पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज पे कोई भी आर्टिकल आता है उसको अच्छे से पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। लॉज एग्रीमेंट्स में स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो मीटिंग्स होती हैं सीओपीज वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट मोस्टली करंट बेस्ड बहुत हो गया है, तो न्यूज़पेपर में अगर आपने द हिंदू वगैरह में फोकस कर लिया तो आपका आधा काम हो जाना है। वैसे भी सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है, फिर भी आपको अब एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है तो बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ सकते हो क्लास 11-12 वाले में से, वो भी बहुत स्पेसिफिक, पहले आपको एटलीस्ट पीवाईक्यूज देख लेने चाहिए। पॉलिटी में जनरली हम लक्ष्मीकांत कह रहे होते हैं नो डाउट, बट आपको उसमें भी न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, पीआईबी को बहुत अच्छे से फॉलो करो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह मेंस में, नहीं तो बिना उसके कुछ काम नहीं होना अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो। हिस्ट्री में भी आर.एस. शर्मा हम बोल रहे होते हैं, मेडिवल के लिए भी क्लास 12 की एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम जनरली बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और जो है आरती छावरी मैडम और प्रतीक नायक सर के आर्ट कल्चर के वीडियोज़ हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। इकोनॉमी में भी अगर हम लोग जाएंगे तो इकोनॉमी में मृणाल सर की जो किताब है वो, क्योंकि वो थोड़ी हर बार करंट अपडेटेड रहती है, और उसके बाद में क्लास 11-12 की महाराष्ट्र बोर्ड की आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए मृणाल सर की विन सीरीज काफ़ी होती है, और सर के जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उससे भी पढ़ सकते हो, और न्यूज़पेपर सबसे बेसिक चीज़ रहेगी। साइंस टेक में भैया बिना न्यूज़पेपर के काम नहीं होगा, अनअकैडमी का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो भी देख सकते हो आप, या जो मैगजीन आती है आर्टिकुलेट वो भी कर सकते हो। IRIS अनअकैडमी का डेली न्यूज़पेपर मतलब डेली न्यूज़ एनालिसिस और द हिंदू न्यूज़पेपर से होना है, ये भी सब करंट बेस्ड हो गया। सोसाइटी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी सोशियोलॉजी वाली, और गवर्नेंस की भी लक्ष्मीकांत की भी अपनी किताब आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कुछ बेसिक रिसोर्सेज हैं जो आपको पढ़ना है, बट अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर टीचर आपको वो वाली चीज़ हमेशा बताएगा। तो सेल्फ स्टडी में आज से 10 साल पहले कहते तो मैं कहता कि हाँ चलो कर लो, बट अब तो बहुत सारे संसाधन अवेलेबल है यार, मतलब आप जिस टीचर से पढ़ोगे वो आपको उसका एक्सपर्ट बता देगा। जैसे मुझसे अब ज्योग्राफी पूछो, मैं कहूँगा क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, इंडियन की और फिजिकल की, वर्ल्ड मैप की सीरीज करो, प्लेसेस इन न्यूज़ करो, ये सारी चीज़ें करो, और प्रीलिम्स मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। ठीक है, चलो मिलेंगे हम फिर। बाकी और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना बेटा। और ये टाइम टेबल मैंने पूरा बता दिया है आपको, 2026, 27, 27, उसके बाद में 28, और अगर आपको लग रहा हो तो मैं एक बार पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ये यहाँ से अभी आपने तैयारी करी है तो आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा मंथ वाइज। ये हो गया, और ये रिवीजन की कहानी अलग से होगी, है ना। तो ये स्लाइड्स आपके लिए दे दी है मैंने, और ये ऑफर को जाने मत दो, मैं कह रहा हूँ दोबारा नहीं आएगा ये, इसका आनंद लो आप, है ना। और नया बैच चालू हो रहा है 16 जुलाई से, डिस्काउंट कोड SGYT10 याद रखना है। बाकी मिलेंगे जल्दी इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।